ये जो क्रिटिक्स कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में अनशन कह रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, पी कर देख रहे हो क्या फिल्म? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? जो इस फिल्म को इतना बदनाम कर रहे हो, तो एक्चुअली में कैसी है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड? क्या इतनी बुरी है या फिर चल रहा है मार्वल के खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा? चलिए जानते हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड के रिव्यू टाइम के साथ, जिसमें कोई स्पॉइलर नहीं होगा। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जहां क्रिस एवंस के स्टीव रॉजर्स से कैप्टन अमेरिका की उपाधि ऑफिशियली ले रहे हैं उनके दूसरे बेस्ट फ्रेंड सैम विल्सन। एक्चुअली ये उपाधि ट्रांसफर तो एवेंजर्स एंड गेम के आखिरी पलों में हो गई थी और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में इनिशियल ऑकवर्डनेस के बाद जब किसी बुरे आदमी को ये उपाधि मिली तो सैम ने अपने आप को एज कैप्टन अमेरिका मान लिया। वैसे उस सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से भी एक किरदार आइज़ाया ब्रैडली जिसे निभा रहे कार्ल लर्मली, वो भी दिखेंगे इस फिल्म में, जो थे दूसरे कैप्टन अमेरिका, जिसकी कहानी बड़ी दुखद है। इसके अलावा इस फिल्म में 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में दिखे किरदार सैमुअल स्टर्न जिसे निभा रहे टिम ब्लेक नेल्सन, और लेजेंडरी एक्टर हैरिसन फोर्ड आ रहे एज थैडियस रॉस के किरदार में, जो उनको मिला विलियम हर्ट के निधन के बाद। लिव टायलर का भी एक छोटा सा रोल है यहाँ पर, जिन्होंने बेटी रॉस का किरदार निभाया था उसी फिल्म में। तो ये फिल्म उस 2008 के द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का भी सीक्वल है और इस फिल्म में वापस लाया जा रहा है फाइनली इटर्नल्स मूवी के आखिरी पलों में दिखे सेलेस्टियल तिमोथ को भी, जो इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट निभा रहा है इस फिल्म में। तो फाइनली शी हल्क सीरीज में दिखे इस सवाल का जवाब मिल रहा है। तो कहानी एवेंजर्स एंड गेम, इनक्रेडिबल हल्क, इटर्नल्स, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सारे एमसीयू प्रोजेक्ट्स का कंटिन्यूएशन है, इसीलिए तो एमसीयू में कहते हैं इट्स ऑल कनेक्टेड। क्या बात है? कहानी का फोकस पॉइंट बनाया गया है एडामेंटियम नाम के एलिमेंट को, जो सेलेस्टियल आइलैंड में पाया गया है, जिसके लिए देशों के बीच गहरी टेंशन हो रही है और इसमें हमारा भी देश शामिल है। मोदी जी का एक लुक अलाइक कैमियो भी है यहाँ पर। वाह क्या सीन है। तो थैडियस रॉस अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुका है। वो चाहता है ब्रेव न्यू वर्ल्ड जहाँ शांति रहे और एडामेंटियम आपस में बांट ले सब कोई इक्वली, ताकि सारा पावर वकांडा में ना रहे। पर इसे रोकने के लिए एक आदमी, सैमुअल स्टर्न द लीडर, करने जा रहा है कुछ बहुत बड़ा काम और उस झगड़े में फंस जाता है आइज़ाया, जो कर देता है प्रेसिडेंट पर अटैक। अब नया कैप सैम विल्सन को जंग रोकनी है, आइज़ाया को बचाना है, लीडर को पकड़ना है। क्या वो ये सब कर पाएगा बिना पावर के, बिना सुपर सोल्जर सीरम के? क्या वो बन पाएगा स्टीव रॉजर्स? You're not Steve Rogers. यही कहानी है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की। बाकी कहानी के लिए मूवी देखिए। रॉब एडवर्ड्स, मैल्कम स्पेलमैन, डैलन म्यूसन को बहुत कुछ के साथ डील करना पड़ता है। एडामेंटियम, लीडर, नया कैप, नया फैल्कन, ब्लैक कैप्टन अमेरिका, थंडरबोल्ट रॉस, पॉलिटिक्स। उन्होंने कोशिश की है कि वो आइकॉनिक फिल्म कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की तरह एक एक्सट्यूट पॉलिटिकल थ्रिलर दे पाए, जिसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। हालांकि ये नहीं पता कि फिल्म किसने लिखी है, क्योंकि एक्सटेंसिव रीशूट हुए इस फिल्म को लेके। तो क्या उन रीशूट से फिल्म डिसजॉइंटेड लगी है? बिल्कुल नहीं। जिनकार्लो एस्पोसितो के किरदार, साइड विंटर का किरदार, जिसे रीशूट में ही डाला गया था, उनके सीन्स काफी सीमलेसली मिलाया गया है इस फिल्म में। ऐसा नहीं लगता कि अचानक इसे जोड़ दिया गया है। जिनकार्लो और मैकी के दोनों एक्शन सीन्स काफी बढ़िया हैं, तो ये दर्शाता है कि जो भी रीशूट में हुआ है सब सीमलेसली डाला गया है फिल्म में। फिल्म को देख के बिल्कुल फील नहीं होता कि कुछ भी अलग थलग जोड़ दिया गया है। फिल्म की कहानी में पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह डाला गया है। यूएस जापान के बीच टेंशन, रॉस का टेंशन, सब कुछ ग्रिपिंग है और फिर अचानक रॉस के ऊपर शूट किया जाना सब सेटअप करता है ग्रिपिंग कहानी को। इनफैक्ट व्हाइट हाउस में शूट किया गया एक्शन सीन काफी अच्छा है, जो खत्म होता है आइज़ाया के अरेस्ट के साथ। जिस तरह से राइटर्स ने दोनों कैप और रॉस के बीच आइडियोलॉजिकल लड़ाई दिखाई है, एक अच्छा डिसीजन था राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हैरिसन फोर्ड को एडामेंटियम बोलते देखना मजेदार था। हैरिसन इस फिल्म के सीन स्टीलर है, जिनको बहुत दुखद आग दिया गया है, जो दुखी है, गुस्सेल भी। ये आदमी अच्छा या बुरा समझ में नहीं आता। रॉस और उसकी बेटी के बीच रिलेशनशिप इस फिल्म का इमोशनल कोर है, जिसे और टाइम मिलना चाहिए था और लिव टायलर को थोड़े बहुत और सीन्स मिलने चाहिए थे तो और अच्छा होता। बात तो सही है। लीडर का इंट्रोडक्शन सीन भी कमाल का है, पर सैमुअल स्टर्न का पूरा लुक डिसअपॉइंटिंग था। जो लुक और ऑरा द लीडर कॉमिक्स में दर्शाता है, फिल्म उसका 2% भी नहीं ला पाई। लीडर कॉमिक्स में सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक थे, जो अपने इंटेलेक्ट से हीरोज को घुटने पर लेके आ जाता था, लेकिन फिल्म में उसके मोटिव को वन नोट रखा गया है। लीडर फिल्म में सिर्फ माइंड कंट्रोल करता है, पर अपने इंटेलेक्ट से वो कुछ नहीं करता, जो उसका सबसे बड़ा पावर था। उसका एक किरदार कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स ला सकता था, पर जहां उसका मोटिव खुला, फिल्म एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, जहां समझ में आ जाता है कि फिल्म को टाइम पर खत्म करना है और प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है फिल्म में। इस जल्दी खत्म करने के चक्कर में खो जाता है लीडर का किरदार, जो मार्वल का प्रॉब्लम रही है, विलन्स को अच्छी तरह ना लिख पाना। हालांकि इन पोर्शंस में आता है फिल्म का एक और इनक्रेडिबल फाइट सीन सेलेस्टियल आइलैंड में, जिसे सीमलेसली अटैच किया गया है। रॉस के मैनिपुलेशन के साथ एक आउटस्टैंडिंग सीन है, जहां डायरेक्टर जूलियस ओना अपना टैलेंट दिखाते हैं। एक पूरा एक्शन सीन जहां डायलॉग्स है, टेंशन है, ड्रामा के साथ, जो इस फिल्म के पोटेंशियल को दिखाता है।
एक्शन सीन्स एक्चुअली इस फिल्म के हाई पॉइंट में से एक है, जिसमें शामिल है क्लाइमैक्स में दिखा रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका का फाइट। रेड हल्क का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है और कैप के साथ उसका फाइट ब्रूटल है। सचमुच सैम के लिए डर लगता है कि कहीं कुचल ना दे रेडू उसको। That was a lot scarier a second ago. शीला हास जो रोज बैट सेराप का किरदार निभा रही है, उनकी कास्टिंग काफी कंट्रोवर्शियल थी कंसिडरिंग दुनिया में जो हो रहा है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पर मुझे उनका काम काफी अच्छा लगा। खासकर एक्शन सीन्स में काफी कूल लगी है वो मुझे। एक छोटी सी लड़की क्या लात मारती है, क्या सख्त बंदी है ये। फिल्म की वीक विलन के साथ एक और प्रॉब्लम है डायलॉग, जहां बहुत ज्यादा प्रवचन किया जाता है फिल्म में। बहुत लंबे डायलॉग्स हैं और ह्यूमर विट की कमी लगी मुझे, जो मार्वल की फिल्मों की यूएसपी रही है। यहाँ कोशिश थी ह्यूमर की, वो लैंड नहीं कर पाई। पर मेरा फेवरेट लाइन था should have taken the serum dash is an idiot। इसके बावजूद अगर कोई चीज इसे जोड़े लगती है वो है सैम, वॉकिन टोरेस, नए फैल्कन, आइजा के बीच केमिस्ट्री। खासकर आइजा और सैम के बीच सीन्स हार्ट ब्रेकिंग है। एक्चुअली दोनों एक्सपीरियंस एक्टर्स हैरिसन फोर्ड और कार्ल लमली ने यंगर एक्टर्स के ऊपर बाजी मार ली है। मैकी ने हालांकि एक चार्मिंग परफॉर्मेंस दिया है और कई सीन्स को उन्होंने अपने कॉमिक टैलेंट से बचाया भी है। एज कैप मैकी को और देखने में इंटरेस्टेड हूं मैं पक्का। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को मैं देना चाहूंगा 3 out of 5। जैसे किरदार को सैम फिल्म में कहता है, इट्स अ सॉलिड B+। दिस फिल्म इज अ सॉलिड B+ एज वेल। ये एक बुरी फिल्म नहीं है, ये एंड गेम, विंटर सोल्जर की तरह ब्रिलियंट भी नहीं है। ये एक अच्छी मार्वल फिल्म जो देखा जाना डिजर्व करती है मार्वल फैंस के द्वारा। प्लस ये बहुत कुछ सेटअप करती है और फाइनली आंसर करती है व्हाई इज नो वन टॉकिंग अबाउट द सेलेस्टियल हैंड इन द इंडियन ओशन। फाइनली बात होती है उस पर और भी बहुत कुछ। मैं तो फिर से देख रहा हूँ इस फिल्म को, आप भी देखो। और उससे पहले कृपया लाइक सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि एमसीयू पर हर अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। थंडरबोल्ट के ट्रेलर बैकग्राउंड वीडियो आखिर में चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।